Hello everyone, this is Sakshi Vashisht and we are here on Incredible Ashram. So previous lecture में हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, जो बेसिक मीनिंग थी, हमने उसके बारे में देखा था. एंड अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप शुरू से जो है वो लेक्चर्स देख सकते हैं एंड देन आप इस पर कंटिन्यू कीजिए. सो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है, अभी तक हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मीनिंग, लेकिन अब हम देखेंगे मीनिंग जो किसके अकॉर्डिंग है, लॉ के अकॉर्डिंग, कि लॉ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बोलता है. ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे लॉ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बोलता है. तो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो अभी हमने देखा था इन प्रीवियस लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉमिस होता है दो या दो से. दिस इज़ अ प्रॉमिस बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब एक ए या बी. तो एक या एक से ज़्यादा जो व्यक्ति आपस में प्रॉमिस करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लाइक ए ने प्रॉमिस किया बी को, मीन्स ए ने बोला बी को कि आई वांट टू सेल माई कार इन 1 लाख रुपीज़. ठीक है, एंड ए बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और बी, ठीक है, मैं 1 लाख रुपए में तुम्हारी कार लेने को तैयार हूँ. सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी. तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, प्रॉमिस किया है. प्रॉमिस किस चीज़ पे किया है कि इसने तो इसको बोला है कि मैं तुझे कार दूंगा एंड इसने इसको बोला है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा. तो दिस इज़ अ प्रॉमिस बिटवीन दीज टू पर्सन. ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन. क्या कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच का प्रॉमिस किया गया किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर हम बात करें लीगल टर्म में कि लीगली जो है इसका मतलब क्या होता है, तो लॉ जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इसके लिए बोलता है एग्रीमेंट which is enforceable by law. Enforceable by law. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, उसमें दो वर्ड्स सामने आ रहे हैं. वन इज़ एग्रीमेंट एंड दूसरा है इन्फोर्सेबल. ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल. लॉ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाएंगे वही कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है. अब हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है. हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब हम देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है. क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एक ही समझ लेते हैं. हम क्या सोचते हैं कि एग्रीमेंट कर रहे हैं इसका मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में एक बेसिक डिफरेंस है एंड वो है उसकी इन्फोर्सेबिलिटी. ठीक है, तो बात करते हैं एग्रीमेंट क्या है. एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस और ओके. तो इधर हुआ क्या, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, जो क्या है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ ने किया है. अब क्या प्रॉमिस एंड क्या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. सो इसे हम एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. एग्जाम्पल से ए और बी, दो एग्जाम्पल लेते हैं हम. ए और बी ये दो पर्सन हैं, दो पार्टीज़ हैं. इन्होंने क्या किया, ए ने बी को प्रॉमिस किया टू सेल हिज बाइक इन 50,000 रुपीज़
ओके, टू सेल हिज बाइक इन 50,000 रुपीज़। ओके, तो एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब 2-3 प्रोमिसेस अगर कर लिए हैं तो सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, मतलब यहाँ पे ए और बी 2 पार्टीज़ हैं, दोनों ही पार्टीज प्रॉमिस कर रही है। ए बोल रहा है कि मैं तुम्हें बाइक दूंगा और बी बोल रहा है कि ठीक है मैं इसके बदले तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा। तो ए और बी जो है वो आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। हाँ, इस केस में इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। हाँ, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ये हम अभी आगे देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। इलस्ट्रेशन समझ आ गया कि ए और बी 2 पार्टीज़ हैं। ए बी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक सेल करूंगा और बी क्या बोल रहा है कि इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। दिस इज़ आर एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी, इसमें क्या है? ए है और बी है। अलग ले लेते हैं इसमें, ए और बी की जगह एक्स एंड वाई। एक्स और वाई 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? 2 फ्रेंड्स हैं। और एक्स ने वाई को बोला, प्रॉमिस किया है एक्स ने वाई को कि क्या प्रॉमिस किया एक्स ने वाई को कि तुम जो है मैं आज पार्टी दे रहा हूँ, बिकॉज आज एक्स का बर्थडे है। तो आज जो है एक्स जो है वो क्या कर रहा है? वाई को पार्टी दे रहा है। तो उसने बोला कि शाम को आज मेरी तरफ से क्या है? पार्टी है। ओके, तो एक्स क्या बोल रहा है वाई को कि आज मेरी तरफ से पार्टी है तुम्हें, तो तुम आज आना मेरे घर पे, आज हम पार्टी करेंगे। दिस इज़ आल्सो अ प्रॉमिस। एग्रीमेंट क्या बोल रहा है कि प्रॉमिस होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में प्रॉमिस होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे प्रॉमिस है? हाँ, यहाँ पे प्रॉमिस है। एक्स बोल रहा है वाई को कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ यार तू आज आना घर पे, आज पार्टी करेंगे। और इधर भी प्रॉमिस है। तो इधर एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या इधर एग्रीमेंट है? तो हाँ, इधर एग्रीमेंट है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि क्या इधर कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक है, 2 इलस्ट्रेशंस हमारे हो गए। ए बी बाइक बेच रहे और इधर एक्स और वाई फ्रेंड्स हैं, ये पार्टी के लिए बोल रहे हैं। अब फर्स्ट केस में आते हैं। फर्स्ट केस में क्या? ए ने बी को बाइक बेच दी। ठीक है, बट बी ने क्या किया? बी ने एक इंस्टॉलमेंट, इसने बोला कि मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दूंगा। ए ने बी को बाइक तो बेच दी, बी ने बोला कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। बट हुआ क्या? उसने एक इंस्टॉलमेंट 10,000 की पे कर दी। एक इंस्टॉलमेंट तो इसने पे कर दी और उसके बाद जो है बी वो पेमेंट करने से मना कर देता है। ही रिफ्यूजेस टू पेमेंट। इसने मना कर दिया पेमेंट करने को कि आगे मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो अब इस केस में ए जो है वो क्या कर सकता है? वो पुलिस में कंप्लेन कर सकता है और वो क्या कर सकता है? कोर्ट में जा सकता है। वो कोर्ट केस फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट कि बी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बी ने मुझे बोला था 50,000 देने के लिए पर ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो इस केस में ए जो है वो पुलिस में जा सकता है और उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और मतलब कोर्ट केसेस भी हो सकता है और उस पर कोर्ट अपना डिसीज़न भी दे सकती है। ये केस पॉसिबल है। हाँ, ऐसा ही होगा। अगर बी पैसे नहीं देगा तो ए पुलिस के पास ही जाएगा। तो इस केस में इन्फोर्सेबल है। ये इन्फोर्सेबल मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी केस को लेकर जा रहे हो पुलिस के पास कोर्ट में, तो कोर्ट उस पर अपना डिसीज़न दे सके। ओके, कोर्ट उसे सुन सके, उस पर अपना डिसीज़न दे सके, इसका मतलब वो इन्फोर्सेबल है। लॉ की नज़रों में वो इन्फोर्सेबल है। अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसको आप बाद में जाके कोर्ट केस हो सकता है जिसके ऊपर, तो दैट इज़ नॉन एन इन्फोर्सेबल। मतलब जो एग्रीमेंट भी है और जो कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल भी है वो क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो हेयर इट इज़, ये एग्रीमेंट तो पहले से था ही क्योंकि ए और बी प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट भी है क्योंकि ये क्या हो रहा है?
इन्फोर्सेबल हो रहा है लॉ के द्वारा, तो यस इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। सेकेंड केस में हम बात करते हैं एक्स और वाई जो है, ये दोनों कौन है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और एक्स ने बोला है वाई को कि मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ, ठीक है। एंड जब वाई उसके घर पे गया, मतलब जब शाम को पार्टी का टाइम हुआ और वाई एक्स के पास गया तो उसको कुछ नहीं मिला, एक्स ने कोई पार्टी वार्टी नहीं दी। एंड जब वाई ने उसको बोला तो उसने मना कर दिया पार्टी के लिए कि मैं नहीं दे रहा कोई पार्टी वार्टी। तो अब क्या हुआ, क्या इस केस में वाई तो क्या इस केस में वाई जो है, अब वाई ने क्या सोचा कि इसने मेरे साथ चीटिंग किया है क्योंकि इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं पार्टी दूंगा, इसका मतलब इसने मेरे साथ एग्रीमेंट तो किया। एंड नाउ ही सेइंग कि मैं पार्टी नहीं दे रहा। तो वाई भाई साहब गए कोर्ट में, पहले पुलिस में कंप्लेन लिखवाई एंड वो चले गए कोर्ट में। अब क्या होगा, इनका डिसीज़न क्या होगा, कोर्ट क्या बोलेगा कि आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके जो केस है इसमें आपका इंटेंशन जो था वो लीगल राइट्स क्रिएट करना नहीं था। मतलब कोई ये थोड़ी ना सोच के अपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर इसने पार्टी दी तो मैं तो जाके जेल करवाऊंगा इसको, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते, ठीक है। हमने देखा कि एग्रीमेंट्स जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट्स ही रह जाएंगे, वो कभी इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। तो वो एग्रीमेंट्स कौन से हो सकते हैं, जो हम फैमिली के साथ करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम फैमिली को बहुत सारे प्रोमिसेस कर देते हैं, फैमिली में किसी को भी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो वो सारे जो हैं वो क्या हैं, एग्रीमेंट्स है सिर्फ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। कि अगर हमने बोला कि मैं जो, जैसे आप भाई को प्रॉमिस कर दिया अपन ने जैसे ए और बी, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं ब्रदर एंड सिस्टर। तो ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँगा या फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट छोड़ो एक गिलास पानी दूंगा। और बी जो है, जब ए ने बी से गिलास पानी मांगा, बी ने पहले तो हाँ कर दिया और बाद में मना कर दिया। तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट तो हो गया। अब इस चीज़ के लिए पुलिस में तो जाने से रहे, तो इसका मतलब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो सिर्फ एग्रीमेंट्स ही रह जाते हैं। इसका मतलब एक स्टेटमेंट हमारे सामने आता है, एंड वो स्टेटमेंट क्या है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट है, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होंगे, लेकिन सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये बात क्लियर होती है कि हाँ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए। तो प्रॉमिस तो सारे एग्रीमेंट्स में ही करेंगे हम। एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रॉमिस की ज़रूरत है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या है, एग्रीमेंट ज़रूरी है। लेकिन एग्रीमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं हो पाते, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाते हैं, एग्रीमेंट रह जाते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या।
पहले हमें ये तो पता हो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तब तो हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को कंपेयर कर सकेंगे, तभी तो हम पता लगा सकते हैं कि ये एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट की जो है डेफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि लॉ क्या बोलता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है, जिसे आप लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं, दिस इज़ आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हमने ये देखा, फिर हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी कि एक्चुअल में एग्रीमेंट क्या होते हैं। तो एग्रीमेंट क्या होते हैं? एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच का प्रॉमिस, मतलब दिस इज़ ओनली अ प्रॉमिस, कि हमने प्रॉमिस किया, उसके बीच में बदले में कुछ कंसिडरेशन लिया। ठीक है, अब आता है, और वो कैसा होना चाहिए? इन्फोर्सेबल होना चाहिए। जब हमने इस बात को पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए और वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए, तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं और क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, कि हम किसे तो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे और किसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, उसके बाद ही हम स्टेटमेंट में कोई जजमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसेंशियल्स पढ़ने पड़ेंगे कि हाँ भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। हमें जानना पड़ेगा कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है, कि अगर ये चीज़ें हैं तो वो एग्रीमेंट, मतलब वो एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो क्या होती है? वो है सिमिलैरिटी ऑफ पार्टीज। क्योंकि हमने देखा कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाँ भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर एग्रीमेंट हैं तो उनके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्लूरैलिटी ऑफ पार्टीज़ होनी चाहिए। प्लूरैलिटी मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति खुद से कभी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इमेजिन अ सिचुएशन, ए पर्सन ने खुद को ही प्रॉमिस कर लिया किसी चीज़ के लिए, एंड अगर वो नहीं उसको पूरा कर पाया तो किस पे केस करेगा? खुद पे केस कर देगा कि मैंने प्रॉमिस किया था खुद मेरे से और मैंने वो पूरा नहीं किया। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए पहली चीज़ जो आती है वो होती है कि 2 व्यक्ति तो कम से कम होने ही चाहिए। तो हमने यहाँ देखा 2 व्यक्ति हैं, एक्स और वाई। एक्स ने वाई एक्स के पास गया कि मुझे जो है पैसे की ज़रूरत है, तू मुझे यार पैसे दे दे, मैं थोड़े टाइम बाद तुझे वो पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, वाई ने एक्स को बोला, तो एक्स ने कहा ठीक है भाई मैं तेरे को दे रहा हूँ 50,000 रुपये, मैं तेरे को दे दूँगा, तो टेंशन मत कर। तो ये 2 पार्टीज़ हो गई, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि वो उसको 50,000 रुपये दे देगा। तो इधर 2 पार्टीज़ हुई, अब इनके नाम भी तो जानने पड़ेंगे कि इन्हें बोलेंगे क्या? एक्स और वाई तो बोलेंगे नहीं। तो एक्स ने क्या किया है? वाई को प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे पैसे तुझे पैसे दे दूँगा। ठीक है, तुझे ज़रूरत है, मैं तुझे पैसे दे दूँगा। ये बात बोली है किसने? एक्स ने वाई को। तो एक्स क्या हुआ? क्योंकि ये प्रॉमिस कर रहा है तो ये हो गया प्रॉमिसर। ठीक है, इसने प्रॉमिस किया है तो ये हो गया प्रॉमिसर, और वाई को प्रॉमिस किया है तो ये क्या हो गया? प्रॉमिसी। इसको प्रॉमिस किया है ना, इसलिए ये हो गया क्या? प्रॉमिसी। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ठीक है, और ये जो नाम है वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग केस में। जैसे कि अगर हमने, ये तो हमारा हो गया प्रॉमिस के केस में, मतलब जैसे उसने बोला 50,000 रुपये मांगे और उसने 50,000 रुपये देने का वादा किया, तो इस केस में तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। लेकिन अगर ये केस होता सेल एंड परचेज का,
तो हम जानते हैं सेल एंड परचेज में क्या होता है, सेलर और परचेजर, मतलब जो बेच रहा है वो सेलर और जो खरीद रहा है वो परचेजर। ठीक है, और भी केस होते हैं, जैसे कि अगर आपने लीज पे कुछ दिया है तो लीज के केस में क्या होता है, जो लीज पे दे रहा है वो लेसर और जिसे दे रहा है वो, ठीक है, तो लेसर और लेसी ये हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि दो पार्टीज होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, एक व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता। तो चीज़ समझ में आ गई कि वो क्या होना चाहिए, प्लूरैलिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है, हम क्या बात कर रहे हैं, एसेंशियल थिंग्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल जो चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आ गई क्या, प्लूरैलिटी ऑफ पार्टीज। दूसरी चीज़ क्या आती है, एग्रीमेंट। हमने पहले भी देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि एग्रीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बेस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, एग्रीमेंट। अगर दो व्यक्तियों ने एक दूसरे से प्रॉमिस ही नहीं किया, दो व्यक्तियों ने एक दूसरे से एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या ही बनेगा। तो एग्रीमेंट जो हमने पहले देखा था, क्या इनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए और बदले में ये क्या देने चाहिए, एक दूसरे को कुछ कंसिडरेशन देने चाहिए, मतलब इनको बदले में कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ के कंसिडरेशन के लिए, दैट इज़ नोन एज एग्रीमेंट। ठीक है, अब एक चीज़ आती है, ये तो समझ आ गया, अब एक क्वेश्चन आता है कि कंसिडरेशन क्या है। ये कंसिडरेशन कुछ नहीं है, ये कंसिडरेशन जो है वो तीसरी एसेंशियल चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या होती है, दो एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया, मतलब एक्स ने वाई को बोला कि जो है वो उसकी बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं कि बाइक सेल कर रहा है एक्स वाई को, उसके बदले में वाई उसको जो है 50,000 रुपये दे रहा है। तो यहाँ पे एक्स के लिए बाइक बेचने का कंसिडरेशन क्या हो गया कि उसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, ये उसका क्या है, कंसिडरेशन है, उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्यों आ गया, ये बोलना चाह रहा है एसेंशियल चीज़ में कंसिडरेशन का क्या काम, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम तो फ्री में ही बांट रहे हैं, नहीं, फ्री में नहीं बांटना, आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या एग्रीमेंट है वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट भी वो तभी कहलाएगा जब उसमें कंसिडरेशन होगा, वरना वो एग्रीमेंट भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि एक्स वाई को बाइक दे रहा है और बदले में कुछ नहीं ले रहा, तो ये क्या है, ये एग्रीमेंट होगा, ये तो नहीं, इसने तो उसको दान कर दिया, ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो एग्रीमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, कंसिडरेशन, और यही चीज़ें किसके लिए भी ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका बेसिक चीज़ है, बेसिक जो है वो क्या है, एग्रीमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी चीज़ों में हमने 3 चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ आती है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 तो हो, क्योंकि एक अकेला पर्सन खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये चीज़ ज़रूरी है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप ये कहो कि हम बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट बेस है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। आप 2 व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट कर रहे हो और अगर वो इन्फोर्सेबल होगा तभी वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट तो बेसिस है। थर्ड थिंग इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है कि आपको बदले में क्या मिल रहा है, जैसे आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बदले में आपको जो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका कंसिडरेशन। इसके और भी आगे एसेंशियल थिंग्स हैं, आगे और भी एसेंशियल्स हैं, लेकिन अभी अगर वो एक साथ ही अगर हम उन सबको लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा,
तो हम एक बार जो पुराना है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उन्हें हम आगे देख लेंगे। जो आगे के जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने एक चीज़ देखी थी और वो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कि कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या बोला, हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ नथिंग, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, ठीक है। और वो एग्रीमेंट क्या है, वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी, एक तो एग्रीमेंट और उसकी इन्फोर्सेबिलिटी। अब आ जाते हैं एग्रीमेंट। अब हमने देखा एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट देखा, उसके बाद हमने देखा था एग्रीमेंट क्या है। तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, हमने कुछ ऑफ़र दिया और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ए ने बी को ऑफ़र दिया और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ उसका एक्सेप्टेंस। और ये क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने देखी इन्फोर्सेबिलिटी। अब ये क्या है कि जो लॉ की नज़रों में, मतलब जो लॉ की नज़रों में जो इन्फोर्स हो सकता है, मतलब लॉ जिस पे कोर्ट जिस पे अपना डिसीजन दे सकता है, कोर्ट जिसे इन्फोर्सेबल करा सकता है, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप अगर कोर्ट में जाके उसको केस करते हो और कोर्ट उस पर डिसीजन दे दे तो वो चीज़ होती है उसकी इन्फोर्सेबिलिटी। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। फिर हमने देखा था कि क्या, फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमने देखा कि एग्रीमेंट ज़रूरी है। तो क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे? नहीं, सारे एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट बन जाएंगे? शायद हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट बन जाए। तो इसके लिए हमें आगे हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए हमने 3 चीज़ें अभी देखी हैं और वो है कि प्लूरैलिटी, मतलब एक 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कंसिडरेशन होना चाहिए और हमने देखा एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी है किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। पहली बात तो ये तो एग्रीमेंट की ही एसेंशियल्स हो गई। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अगर अभी ये सब कुछ समझाया तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये सिर्फ 3 के साथ ही रखते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें कमेंट कर देना।